गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू एमएससी क्लासेस। जय महाकाल। चलिए आज देखते हैं हम इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट ने दी है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। और दूसरी जगह देखोगे तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोसाइटी स्केर्स रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी आपको मिल जाएगी। तो इकोनॉमिक्स मतलब अगर देखें तो व्हाट इज दिस दिस इज अ सोशल साइंस। दिस इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों बोल रहा हूँ बेटा इसको मैं, क्योंकि ये ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। तो जो सोसाइटी से रिलेटेड होगा उसको क्या बोला जाएगा, सोशल साइंस ही तो बोला जाएगा। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को मैंने बोल दिया कि ये सोशल साइंस है, जिसमें हम तरह तरह की चीज़ें देखेंगे बेटा। इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है देखो, सबसे पहली बात होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंसान अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करता है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपने मतलब अपने जीवन को आगे चलाने के लिए जो भी ऐसी एक्टिविटी की उसको बोला गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे की जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, इकोनॉमी। इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक्स भी है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया तो इकोनॉमी के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं ना। इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर आप अच्छे से लिखना है तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोसाइटी स्केर्स रिसोर्सेज। व्हाट इज स्केर्स रिसोर्सेज, दुर्लभ, वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। उन रिसोर्सेज को कैसे एम्प्लॉय करना है वो किसका काम है, इकोनॉमिक्स का काम है। क्योंकि बेटा यहाँ पे तीन चीज़ें हमेशा आती है कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स होती है और उनको वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। फिर तीसरा होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है बेटा। उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज है वो कैसे है, लिमिटेड है। हमारे पास पैसा क्या है बेटा, लिमिटेड है। हम एक दुकान में जाते हैं, वहां पर हमें 5,000 का जूता पसंद आया, 10,000 का है, 15,000 का आया। फिर हमें 5, 10 और 15 के बीच में ये देखना पड़ता है हमारी जेब में कितना पैसा है। इट मीन्स उन तीनों के बीच चॉइस आ जाती है आपकी। जब भी चॉइस आएगी उस चॉइस को हम क्या बोलेंगे बेटा, वो है हमारी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, जब हमारे दिमाग में चॉइस आ गई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है बेटा, बिकॉज आर वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो चाहत है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। हम चाहते हैं ये भी करे, वो भी करे, सो भी करे। पर उन्हीं वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो पैसा, पैसा एक रिसोर्स है। तो पैसे को, पैसा कैसा है हमारे पास, लिमिटेड है। फिर ऊपर से उस पैसे का ऑल्टरनेटिव यूज है, बहुत जगह यूज होता है। सिर्फ जूता नहीं खरीदना हमें, है ना, कपड़े और भी खरीदने हैं, खाना है ना, इधर उधर जाना है। तो मतलब पैसा एक लिमिटेड है, ऊपर से उसके यूजेस भी कैसे ऑल्टरनेटिव है, और वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। तो ये तीन चीज़ों की वजह से ना हमें इकोनॉमिक स्टडी करना पड़ता है। देश के पास भी ऐसा ही होता है बेटा। देश में जो हमारे वांट्स है कि हमने बहुत कुछ करना है, लोगों की वांट्स होती है देश में, हमें ये भी पाना है, वो भी पाना है, वो भी पाना है। पर देश के सामने समस्या ये होती है कि देश के सामने जो रिसोर्सेज है वो कैसे है, लिमिटेड है। तो जब ये तीन चीज़ें आती है ना बेटा, इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से इकोनॉमी बनती है। अगर ये यहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना बेटा, तो कभी भी इकोनॉमी फॉर्म नहीं होती। हम अपनी मर्जी जो चाहते वो पाते। तो ये तीन चीजें आती है जिसकी वजह से इकोनॉमी बनती है, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो इकोनॉमी यही बनाती है तीन चीजें। जब हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो उस केस में इकोनॉमी बन जाती है। अब इकोनॉमी बन गई तो इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये बताया गया है कि जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज है इनका कैसे यूज करना है आपको, सो दैट ये आज भी चले और आने वाली जनरेशन तक भी चले रहे। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया आपको कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों बना, इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी है जहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीवन को व्यापन करने के लिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर हमारी तरह
तरह की प्रॉब्लम आती है कि अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश के अंदर भी ऐसा है, जैसे मेरे पास अनलिमिटेड वांट्स है, ये भी करूँगा वो भी करूँगा। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड है, ऑल्टरनेटिव यूजेज है उन रिसोर्सेज के। तो मुझे सोचना पड़ता है बेटा, वहाँ पे इकोनॉमिक्स अप्लाई करना पड़ता है कि मेरे पास जितने रिसोर्सेज है उनको मैं कहाँ कहाँ लगाऊं, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। वैसे ही देश की भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। इसलिए इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, देश के लिए तरह तरह की पॉलिसीज बनाते हैं। जो अपने रिसोर्सेज है हमारे देश के पास, कि किसको कितना देना है वो भी डिसाइड करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे है बेटा, लिमिटेड है। हर कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, तो हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी होती है। अब अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों चलते हैं, मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों का दोनों चलते हैं, मिलके चलते हैं। यहाँ पे को एग्जिस्टेंस है सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है बेटा। इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट में। डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ लोगे बेटा। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि एक क्वेश्चन भी आएगा बीच में कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? तो साइंस नहीं है ये, भले ही साइंस है बट कैसी साइंस है, सोशल साइंस है। इट इज़ नॉट अ नेचुरल साइंस। ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाली साइंस नहीं है बेटा। फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा होता है ना बेटा, अगर ये बोला गया कि दिस इज वाटर, है ना, एंड दिस इज एसिड, इज इट क्लियर? अगर ये होगा कि मतलब लिखा होगा बुक में कि आप HCl की कुछ बूंदे वाटर में मिला सकते हो तो चलेगा, पर डायरेक्टली HCl के अंदर पानी डालना ये घातक हो सकता है। तो आपको लिखा होगा, लिख के मिला होगा, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। बट यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये तो बेटा प्योर साइंस है, दिस इज सोशल साइंस बिकॉज इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। इज इट क्लियर? तो बाकी बेटा देखो, साइंस का जितना वो था मैं दे सकता था एग्जाम्पल, मैंने दिया आपको, सही गलत देख लो। अब नेचुरल साइंस नहीं है, बस मैंने इकोनॉमिक्स समझाना था, मेरा मेन पर्पस ये है कि इकोनॉमिक्स को समझाना था मुझे कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट्स है इसके। इकोनॉमिक्स के क्या है बेटा, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मैंने बताया ना आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि जब भी हमारे दिमाग में प्रॉब्लम आती है कि ये चॉइस है, वो जैसे मैंने बोला था, एक 5,000 का जूता, एक 10 का, एक 15 का, तो अब चूज करना पड़ता है जेब देखकर कि कितना पैसा है मेरे पास, ये लो ये लो ये लो, क्योंकि उसी पैसे का कहीं और भी इस्तेमाल करना है आपने, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। वांट्स तो अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे बोलता है कि जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी तो उसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होती है बेटा? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड है। और ऑल्टरनेटिव यूजेस, उनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है उसके, बहुत सारे यूजेस। एक तो पैसा पहले लिमिटेड है, ऊपर से उसके बहुत यूजेस है। पैसा ले रहा हूँ एज अ रिसोर्स, रिसोर्स जरूरी नहीं है पैसा ही हो बेटा, है ना। तो अब ये जो था इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताया मैंने आपको, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब वैसे ही यहाँ पे इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। तो इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? व्हेन जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना बेटा, जब हम छोटे लेवल पे स्टडी करेंगे, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी से रिलेटेड, जब छोटे लेवल पे स्टडी करेंगे उसको रखते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जब पूरी देश के लेवल पे स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो। जैसे व्हेन वी स्टडी इकोनॉमी एट स्मॉल लेवल, मतलब एक शहर की स्टडी कर दी, एक सिटी की स्टडी, मतलब एक स्टेट की स्टडी कर दी, या फिर एक हाउस होल्ड की स्टडी कर दी, इंडिविजुअल की स्टडी कर दी। हाउस होल्ड हो गया, एक घर की स्टडी कर दी, एक फॉर्म की स्टडी कर दी कि उसमें क्या चल रहा है, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनके, तो उसको बोला हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे लेवल का इकोनॉमिक्स। फिर दूसरा, व्हेन वी स्टडी इकोनॉमी एज अ होल,
पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करना है। जैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं कि पूरे नेशन की इनकम कितनी होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे नेशन को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। अब यहाँ पे एग्जांपल दे दो, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे तो कोई भी हाउस होल्ड को स्टडी कर दिया, फर्म को स्टडी कर दिया, कंपनी को स्टडी कर दिया, बट यहाँ पे देखो क्या क्या कर सकते हैं आप। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी पूरे देश की है, तो उसको भी क्या बोला हमने बेटा, वो भी माइक्रो में आ गया। बड़े लेवल पे जब पूरे देश के लेवल पे कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कौन सा पार्ट है, वो मैक्रो वाला। माइक्रो कौन सा है, जब छोटे लेवल पे, घर के लेवल पे, एक फर्म के लेवल पे, एक कंपनी के लेवल पे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे जीएसटी कैसा कॉन्सेप्ट है। जीएसटी एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है बेटा, इट इज नॉट अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई थी, वो भी कैसा है, मैक्रो। पूरे देश के लेवल पे जो भी काम हो रहा है उसको बोलते हैं मैक्रो, मैक्रो कॉन्सेप्ट है ना। और सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि जो जीएसटी जब लागू हुआ, जीएसटी जब लागू हुआ बेटा, तो बहुत सी समस्या हुई। बहुत से ऐसे छोटे छोटे व्यापारी थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, जिनको अपने धंधे बंद करने पड़े। छोटे लेवल पे थे वो। कौन से लेवल पे थे वो, छोटे लेवल पे, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे थे। तो याद रखना, जिंदगी में लोग तरह तरह की चीज़ें बोलेंगे, बट आप अगर अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ये इकोनॉमिक्स में अजम्पशन लेनी पड़ती है बेटा। अगर बड़े लेवल पे कोई चेंज करना है ना, तो छोटे लेवल को हमेशा इग्नोर किया जाता है। बिकॉज आप बड़े लेवल पे चेंज कर ही नहीं सकते अगर आप छोटे लेवल का सोचने लग जाए। समझ रहे हो। हाँ, दिक्कत आई, छोटे छोटे व्यापारी बंद हो गए, बहुत सारी दिक्कत आई, पर अगर ये सोच के हम पॉलिसीज बनाते ना बेटा, तो कभी हमारी पॉलिसीज नहीं बनती। तो जीएसटी जब लागू हुआ, जीएसटी जब लागू हुआ तो उस टाइम बहुत सी दिक्कत आई माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे, तो उसको इग्नोर किया गया। इज इट क्लियर। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। डीमोनेटाइजेशन हुई, आपको पता है एक आदमी 4,000 रुपया एक्सचेंज कर सकता था उस टाइम, सिर्फ 4,000, और वो भी आधार कार्ड दिखाकर। कई लोगों के उस टाइम आधार कार्ड नहीं थे। तरह तरह के अलग कंट्री में, जैसे इंडिया में, यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, ठीक है, नेपाल से लोग आते हैं, है ना। तो यहाँ पर उनके पास आधार कार्ड नहीं थे, तो वो कैसे करते एक्सचेंज, उनके पास पैसा नहीं था। बहुत सारी दिक्कत आई बेटा, बहुत परेशानियां हुई, उनको भूखा रहना पड़ा, खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मतलब डीमोनेटाइजेशन इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट, बड़े लेवल का चेंज था। तो वो छोटे लेवल की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उसको भी इग्नोर कर दिया, दोनों लागू कर दिए बेटा। जीएसटी भी लागू कर दिया, डीमोनेटाइजेशन भी लागू कर दिया। तो इनको क्या बोलते हैं हम, जब आप पढ़ोगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आएगा कि व्हेन वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। वैसे ही व्हेन वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। तो वो जो चीज़ें हो रही थी ना छोटे लेवल पे, उनको माइक्रो वेरिएबल बोला गया। छोटे लेवल पे जो चेंजेस है, कुछ परेशानियां हो रही है, वो ऐसा माना जाता है। जब बड़े लेवल पे चेंज किया कि वो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। और जब छोटे लेवल पे स्टडी की जाती, मान लो मैं एक फर्म की स्टडी कर रहा हूँ, इसमें 20 करोड़ का प्रॉफिट है, बाहर चलिए मंदी, पूरी इकोनॉमी में मंदी का दौर है, बट अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्यों देखूंगा कि बाहर क्या चल रहा है, मैं बाहर का इग्नोर कर दूंगा। तो इसका मतलब जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो मैक्रो को इग्नोर करते हैं, मैक्रो वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, जो चेंजेस हो रहे हैं। और जब मैक्रो को स्टडी करते हैं तो माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट माना जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, अब ये आती है बात कि किसने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है। नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम था रेगनर फ्रिश। क्या नाम था बेटा, रेगनर। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, रेगनर फिश ने। नॉर्वे के थे 1933 में। ठीक है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ, टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटे, जैसे माइक्रो सिम भी होता है, छोटा सिम, वैसे इकोनॉमिक्स भी माइक्रो, छोटे लेवल पे स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे स्टडी करना इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मैक्रो वेरिएबल एंड मैक्रो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम मैक्रो कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पूरे देश की डिमांड क्या, पूरे देश की सप्लाई क्या, वो कैसे है बेटा, वो है सारे के सारे मैक्रो वेरिएबल्स। और माइक्रो क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ हाउस होल्ड, स्टडी ऑफ फर्म, स्टडी ऑफ कंपनी, है ना। तो ये हमने देख लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है,
Economic problem is a problem of choice. Problem of choice arises because of three things, that is unlimited wants, limited resources and alternative uses of that resources. And economic problem को अगर छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े लेवल पे करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब छोटे लेवल का स्टडी किया जाता है बड़े लेवल को इग्नोर किया जाता है, बड़े लेवल पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है छोटे लेवल को इग्नोर किया जाता है, और ये डिवाइड किया था रैगनर फ्रिश ने 1933 में। चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।